हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पिछले 3 दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक बुक थी, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन की ही बुक है ये, और उस बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। मैंने सारे क्वेश्चंस रिव्यू किए और सारे ही ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड है। जो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस करे हुए हैं उतनी डेप्थ में जितने में ये क्वेश्चंस हैं। तो आज के सेशन में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये एमसीक्यू सेशन है। अगर आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अच्छे से पढ़ लिया है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, और बीच बीच में पॉज करके जब मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ और सॉल्व करती हूँ, तो रीड करने और सॉल्व करने के बीच में जो टाइम है उसमें आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि आपका आंसर क्या है, एंड देन उसके बाद मेरे सोल्यूशन से मैच करेंगे। अगर मैच करता है तो आपका भी लॉजिक वही रहा होगा, और अगर नहीं मैच करता है तो आपने जो गलत लॉजिक अप्लाई करा और जो मैंने लॉजिक एक्सप्लेन करा, उन दोनों को मैच करके आप उस टॉपिक को और अच्छे से समझ जाएंगे। तो यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है। टोटल 120 क्वेश्चंस है, दो वीडियोस में डिवाइड करेंगे इसको, 60 क्वेश्चंस की एक एक वीडियो बनाएंगे। और बिना देर करे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस फोकस करेंगे। पूरा टॉपिक डिटेल में नहीं होगा, लेकिन हाँ, उस क्वेश्चन के लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए जितना टॉपिक बताने की जरूरत है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देर करे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, तो मैं थोड़ा सा, यस, पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। आपको क्वेश्चन दिख चुका है, आप अपना सोल्यूशन देख सकते हैं। Which one of the following cell organelle is not the part of endomembrane system? Endomembrane system में वो चार organelle आते हैं जिनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। ER, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। बाकी नहीं आएंगे। तो जो वैक्यूल है, लाइसोसोम है एंड गोल्जी बॉडीज, ये करेक्ट हो जाएगा। पेरोक्सिसोम जो है वो नॉट कनेक्टेड है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पेरोक्सिसोम एक माइक्रो बॉडी है जो हमें मेजरली प्लांट्स के अंदर मिलती है, और जो बाकी सेल्स हैं उनके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादातर ही प्लांट्स में देखने को मिलती है क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन इसके अंदर होता है। बट इट डजंट मीन कि बाकी यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलती, ये बाकी भी यूकैरियोटिक सेल में मिलती है। स्पेरोसोम भी एक माइक्रो बॉडीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि इसे प्लांट सेल में मिलती है। ग्लाइओक्सिसोम जो है वो प्लांट और फंगस के अंदर मिलता है। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग माइक्रो बॉडी होती है। एक लोमासोम नाम से भी एक माइक्रो बॉडी होती है जो सिर्फ फंगस में मिलती है। एक ट्रांसोसोम नाम से माइक्रो बॉडी होती है जो सिर्फ बर्ड्स के अंदर मिलती है। तो हमें इस तरीके से डिफरेंस भी याद रखने हैं। तो पेरोक्सिसोम लार्जली सारी यूकैरियोटिक सेल्स में मिलती है, लेकिन प्लांट्स में इनका फंक्शन थोड़ा और भी ज्यादा रहता है, जो हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा पेरोक्सिसोम, क्योंकि उसके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। आप सबको पता है वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है। वैक्यूल का फंक्शन होता है प्लांट सेल के अंदर जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली चीजों को अपने अंदर बना के रखना, और बाद में जो कॉन्सेंट ऑस्मोलैरिटी वाला इशू है वो सॉल्व करना। देन लाइसोसोम का फंक्शन डाइजेशन होता है। गोल्जी बॉडीज पैकेजिंग में इन्वॉल्व। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट आपको चूज करनी है। ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। सबसे पहले लिविंग सेल देखी किसने थी? ल्यूवेनहॉक ने। और सबसे पहले सेल किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने, लेकिन उन्होंने डेड सेल देखी थी। ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल देखी थी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड सेल, नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने, हम रॉबर्ट ब्राउन को किसका क्रेडिट देते हैं? 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था, तो ये गलत हो जाता है हमारा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। हाँ, नॉलन रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था जिसने सारी स्ट्रक्चरल डिटेल्स बताई सेल की। अ लार्ज सेल हैज अ हायर वॉल्यूम सरफेस रेशियो देन अ स्मॉलर सेल। ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। जब एक सेल का साइज बढ़ता है, जब वो लार्ज सेल बनती है, तो उसकी वॉल्यूम में उतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं, उसकी वॉल्यूम में
जितना इंक्रीमेंट होता है उसके सरफेस एरिया में उतना इंक्रीमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ती है आर क्यूब से और सरफेस बढ़ता है आर स्क्वायर से। तो जब एक सेल का साइज बढ़ता है तो उसकी वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सरफेस एरिया उतना नहीं बढ़ पाता जितना वॉल्यूम बढ़ी है। मतलब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो लार्जर सेल में जब आप रेशो निकालोगे तो वॉल्यूम हमेशा ज्यादा बढ़ी हुई होती है और सरफेस एरिया उतना नहीं बढ़ा हुआ होता। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम टू सरफेस एरिया का रेशो हाई रहेगा कंपैरेटिव टू स्मॉलर सेल। तो ये भी हमारा पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया है ये। तो ये तीन चीजें सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ऑप्शन 2 राइट चॉइस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल किस में मिलती है, मोनेरा किंगडम में मिलती है। तो रेड एल्गी जो है वो प्लांट किंगडम के प्लांटी ग्रुप के अंदर, मतलब प्लांटी के अंदर आती है। प्लांट किंगडम को क्या बोलते हैं, प्लांटी। और प्लांटी क्या है, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं है। तो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, इसके बारे में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसकी हम वीडियो बनाएंगे। देन ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है, ये हमारा मोनेरा के अंदर आता है। माइकोप्लाज्मा जिसके अंदर वॉल नहीं है, ये वो वाला बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया, इसके अंदर जो सबसे पुराने बैक्टीरिया उनको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों है ये मोनेरा के अंदर आते हैं, जबकि जो रेड एल्गी है ये प्लांटी के अंदर आते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल। तो हमारा राइट चॉइस हो जाएगा रेड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीजोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू। कई बार आपको बता दिया, पॉलीजोम की डेफिनेशन क्या है, एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम्स इस तरीके से चिपके हुए हैं, इसे एर्गाजोम भी बोलते हैं। एक और क्या नाम दिया जाता है बेटा इसको, एर्गाजोम भी नाम दिया जाता है। ओके, एर्गाजोम, पॉलीजोम, ये इसके नाम हो गए। अब ये काम क्या करता है, एक प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन और एक प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन। जब डीएनए मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब मैसेंजर आरएनए पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइबोसोम जो है वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, मतलब ट्रांसलेशन करेंगे। और ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएनए जब एमआरएनए बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए जब प्रोटीन बनाएगा तो उसे कहेंगे ट्रांसलेशन। डिटेल इसका क्लास 12th में पढ़ो। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी कंटेन्स, ये आपके नीट का भी क्वेश्चन है, या याद रखना है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, एनसीईआरटी के डेटा बेस्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट में आते हैं, याद रखना है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी में क्या मिलेगा, 52% प्रोटीन्स मिलते हैं, 40% लिपिड मिलते हैं, करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम फॉलो करते हैं, और उसके हिसाब से जो लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होगा वो बाई लेयर में प्रेजेंट होता है और प्रोटीन पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। और मेम्ब्रेन के बाहर वाले हिस्से में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन दो तरीके के होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन हम उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर डिवाइड करते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को निकालना आसान होता है, इसे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत डीपली इम्बीडेड नहीं होते लिपिड बाइलेयर में। जबकि जो इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उन्हें निकालना मुश्किल होता है और वो बहुत डीपली इम्बीडेड होते हैं। Then next question, the lipid-like steroidal hormones are synthesized in SER. So, just a minute. पूरा ऊपर करो। Lipid-like steroidal hormones are synthesized in SER in. तो स्टेरॉयडल हार्मोन की बात हो रही है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स किस में मिलेंगे बेटा, एनिमल सेल के अंदर मिलेंगे, तो ये एनिमल सेल आंसर आ जाएगा। एसईआर माइकोप्लाज्मा में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा क्या है, एक बैक्टीरियम है। प्लांट सेल के अंदर स्टेरॉयडल हार्मोन्स की बात नहीं करेंगे, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एसईआर मिलेगा ही नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट रहता है। मैच द फॉलोइंग। क्रिस्टिक, क्रिस्टिक किसके अंदर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है, सेमी ऑटोनोमस है, खुद का एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए कैरी करता है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, लेकिन सारे प्रोटीन्स नहीं बना पाता, कुछ प्रोटीन्स के लिए न्यूक्लियर डीएनए पर भी डिपेंड करता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमेबल होती है, इनर मेम्ब्रेन फ्रीली परमेबल नहीं होती। इनर मेम्ब्रेन कुछ फोल्ड बनाती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, और ये प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, जो प्रोटीन्स जो है उनके अंदर जो मॉडिफिकेशंस करनी होती है उसे ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करना होता है, और ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करना होगा तो ग्लाइकोसिडेशन वर्ड यूज करते हैं। हालांकि ग्लाइकोसाइलेशन
कुछ बुक्स में दोनों के लिए यूज किया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन के लिए भी और ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन के लिए भी। लेकिन कुछ बुक्स में ग्लाइकोलिपिड के लिए ग्लाइकोसिडेशन वर्ड दिया गया और ग्लाइकोसाइलेशन वर्ड सिर्फ प्रोटीन के रिस्पेक्ट में है। तो ये काम कौन करता है? गोल्जी बॉडीज मॉडिफिकेशन का काम करती है। गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। कैमिलो गोल्गी ने 1898 में इनको सबसे पहले बताया था। और गोल्जी बॉडीज के बारे में याद रखिए कि इसका सिस फेस और ट्रांस फेस एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं एनसीईआरटी की लाइन। गोल्जी बॉडीज के फंक्शन ईआर पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए ये ईआर की विसिनिटी में मिलती है। ठीक है। रुबिस्को रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। रुबिस्को एंजाइम हमारी जो फोटोसिंथेसिस है उसकी डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करता है। तो रुबिस्को एंजाइम किससे एसोसिएटेड हो गया? क्लोरोप्लास्ट से एसोसिएटेड। देन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। बेसिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। और ये प्रोटीन डीएनए को पैकेज करने के काम आते हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और डीएनए को पैकेज करके ये क्रोमोसोम्स बनाने के काम आते हैं ओवर द टाइम। तो हिस्टोन्स जो है वो डीएनए के कौन से फॉर्म में है? क्रोमैटिन के अंदर है। मैंने आपको कई बार बताया डीएनए सबसे ज्यादा खुला हुआ फॉर्म है, उसमें थोड़ी सी पैकेजिंग करेंगे तो क्रोमैटिन बनेगा। और सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है? क्रोमोसोम। तो डीएनए को क्रोमैटिन में कन्वर्ट होने के लिए कुछ बेसिक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स की जरूरत होती है, उसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। यही चीज प्रोकैरियोटिक सेल में पॉलीअमाइंस होती है, राइट? वहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट रहते हैं। देन फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच। लाइसोसोम्स का लिखा हुआ है इंट्रासेल्युलर स्कैवेंजिंग। तो लाइसोसोम्स जो हैं वो स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं क्योंकि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेजेस होते हैं, इसलिए स्कैवेंजर्स की तरह काम करते हैं। सही है, डाइजेशन का काम करेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स नहीं करता। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, एक्रोसोम बनाना, साइटोकाइनेसिस के टाइम पर सेल वॉल फॉर्मेशन, ये वाले काम होते हैं। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम। तो ये हमारा गलत हो जाता है। इलायोप्लास्ट एक टाइप का ल्यूकोप्लास्ट है जो कि ऑयल और फैट स्टोर करने का काम करता है। ग्लाइओक्सिजोम मॉडिफाइड पेरोक्सिजोम को ग्लाइओक्सिजोम कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट्स और फंगस के अंदर मिलते हैं। ये ग्लाइओक्सिजोम्स जो होते हैं इनके अंदर फैट जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। इस इवेंट को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। कैस्टर सीड्स में बहुत ज्यादा ग्लाइओक्सिजोम देखे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाट हैपेंस। सबसे पहले याद करो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? वो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की बात हो रही है जो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। इस मॉडल के हिसाब से मोर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन द आउटर फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। सही है या गलत है पहले बताओ? मोर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन द आउटर फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। चलो एक ये एनसीईआरटी की तो लाइन है नहीं, एक बार इसको कंसिडर होल्ड करके चलते हैं। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट से लिपिड शो करते हैं, राइट? कोई भी तरीके का प्रोटीन वो शो नहीं करेगा, तो ये तो स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। ग्लाइकोकैलिक्स इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटर फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। आपको एक लाइन बार बार मैंने क्लास में एक्सप्लेन करी है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेम्ब्रेन को एसिमेट्री प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, अंदर की तरफ प्रेजेंट नहीं होते, तो वो एसिमेट्रिक बना देते हैं मेम्ब्रेन को अगर हम अंदर के हिस्से को बाहर के हिस्से से कंपेयर करें, राइट? तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो एक्सक्लूसिवली आउटर फेस पर ही प्रेजेंट होती है, ये स्टेटमेंट ठीक है। सर्टेन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करना है तो प्रोटीन को मेम्ब्रेन में कंप्लीटली इम्बेडेड होना पड़ेगा और मेम्ब्रेन से आर पार जाना पड़ेगा, तभी वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और अगर वो मेम्ब्रेन से आर पार जा रहा है तो वो इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोटीन हो जाएगा या इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन तो नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखी। मोर एक्सटेंसिव प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन द आउटर फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सेल टू सेल वेरी करेगा। किसी सेल में अगर ज्यादा जरूरत है बाहर की तरफ प्रोटीन की तो वहां पर ज्यादा बाहर की तरफ मिलेंगे, अदरवाइज अंदर की तरफ मिलेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी फॉल्स हो जाती है। राइट चॉइस हो जाएगी कि ग्लाइकोकैलिक्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंट है
प्रेजेंस है, इट इज एक्सक्लूसिवली टूवर्ड्स द आउटर फेस ऑफ द मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नॉट एसोसिएटेड? कौन सी इनमें से एसोसिएटेड नहीं है? लिपिड्स इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन, लिपिड्स जो है मेम्ब्रेन के अंदर लेटरल मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं। लिपिड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, और लिपिड की फ्लूइडिटी की वजह से ही प्रोटीन्स की लेटरल मूवमेंट हो पाती है। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प्स इन सिक्रीशन, तो फ्लूइड नेचर जो फ्लूइडिटी है वो सिक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस में हमने पढ़ा है ना, सेल ग्रोथ में, सेल डिवीजन में, जंक्शंस बनाने में, इन सब में रोल प्ले करती है, तो ये भी ठीक है। लिपिड्स कैन शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट फ्रॉम वन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन टू अदर, ठीक है, लिपिड्स शो करते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज ड्यू टू मेनली ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो मतलब कुछ, सैकेराइड मतलब शुगर, तो मतलब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। तो क्या कार्बोहाइड्रेट की वजह से फ्लूइडिटी होती है? नहीं, फ्लूइडिटी किसकी वजह से होती है? लिपिड की वजह से, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, इसने हमसे नोट एसोसिएटेड ही पूछा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है with respect to the functions of various cellular components. Middle lamella works as glue to hold the adjacent cells together. Middle lamella एक cementing material है जो mainly calcium pectate से बना होता है, इसमें magnesium pectate भी पाया जाता है, और ये दो cells को जोड़ने का काम करता है, तो it is acting like a glue to hold the adjacent cells together। सही है, जब एक फ्रूट पकता है तो जो सेल्स के बीच में मिडिल लैमेला था वो डाइजेस्ट होने लगता है, जिसकी वजह से गैप क्रिएट हो जाता है सेल्स के बीच में, और फ्रूट थोड़ा लचीला हो जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखना। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, इनकरेक्ट पूछा है इसने हमसे। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। थोड़ी देर पहले ही बताया था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार चीजें आती हैं, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, इन चारों के फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंडोमेम्ब्रेन के पार्ट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी प्रोडक्शन के लिए याद किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेसिस के लिए याद किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में अकर होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा के अंदर होगी। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से याद आता है कि जो थाइलेकोइड है कई बार वो पाइल बनाएंगे, जब वो पाइल बनाएंगे तो स्ट्रक्चर को ग्रैनम बोलेंगे, ग्रैना प्लूरल होगा। दो ग्रैना के बीच में आपको सिंगल सिंगल थाइलेकोइड मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेले, इसी का ही दूसरा नाम होता है फ्रेट चार्ट। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। Steroidal hormones are or steroid hormones are synthesized by ER component which is not associated to ATS ribosome। तो स्टेरॉइड हार्मोन कौन सिंथेसाइज करता है? पता है, एसईआर। और एसईआर को हम ये बोल सकते हैं कि ईआर का ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे होंगे, तो ठीक है, यही लिखा हुआ है, स्टेरॉइड हार्मोन ईआर का एक ऐसा हिस्सा बनाता है जिस पर एटीएस राइबोसोम्स नहीं है, तो ये सी बी स्टेटमेंट सही। ठीक है, इनका आपको इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, करेक्ट बताना है। 70s राइबोसोम्स बैक्टीरियल मीजोसोम्स में होते हैं क्या? नहीं, 70s राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जरूर एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल मीजोसोम्स के अंदर नहीं मिलते। साइटोस्केलेटन जो है वो प्रोटीनेशियस होता है, लिपिड का बना नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। साइटोस्केलेटन में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं, ये एक होलो स्ट्रक्चर होती है, जबकि माइक्रोफिलामेंट एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है और मेनली एक्टिन से बनती है, और ये मायोसिन की हेल्प से काम करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच के होते हैं, इन टर्म्स ऑफ डायामीटर 8 टू 12 नैनोमीटर डायामीटर होता है, इसलिए उसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। सबसे ज्यादा अलग अलग तरीके के प्रोटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट में ही देखने को मिलते हैं। तो साइटोस्केलेटन प्रोटीनेशियस होता है, M3 याद रखिए, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप के लिए जाना जाता है। काइनेटोकोर जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल सही। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेजेस होते हैं जो कि लो पीएच पर काम करते हैं, पीएच 5 या उससे नीचे की पीएच उनको चाहिए होती है, जो कि प्रोटॉन पंप के द्वारा मेंटेन की जाती है। लाइसोसोम का सिंथेसिस जो होता है वो जीईआरएल सिस्टम द्वारा होता है, कई बार बता दिया मैंने आपको, गोल्जी, ईआर एंड लाइसोसोम। लाइसोसोम बनाने के लिए पहले ईआर से वेसिकल्स निकलेंगी जो कि गोल्जी बनाएंगी, फिर गोल्जी से जो वेसिकल्स निकलती है वो लाइसोसोम्स बनाएंगे।
कैटालेज जो एंजाइम है वो किसके अंदर मिलता है? पेरोक्सिसोम के अंदर मिलता है। पेरोक्सिसोम के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं बेटा, और ऑक्सीडेटिव एंजाइम से क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से पेरोक्साइड जनरेट हो जाता है। अब पेरोक्सिसोम के अंदर पेरोक्साइड बना, इसीलिए उसको क्या बोला गया? पेरोक्सिसोम बोला गया। लेकिन ये पेरोक्साइड सेल के लिए टॉक्सिक होता है, तो उसको रिमूव करना जरूरी होता है। तो एक सेफ्टी वेल्व या एक सेफ्टी एंजाइम की जरूरत होती है, और ये सेफ्टी वेल्व कौन है? कैटालिस्ट, जो कि पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक करके रिमूव कर देगा। ठीक है। देन सिंगल एनवेलप सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सिर्फ एक ही एनवेलप मिलेगा, तो वो तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मिलते हैं ना, तो सिंगल एनवेलप सिस्टम नहीं होगा। तो सिर्फ यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल आंसर आ जाएगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर 14, थिन अमorphous एंड सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, जैसा अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। हम प्लांट सेल को देखें तो उसके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल मिलता है, जो कि ग्लू की तरह काम करता है, दो सेल्स को जोड़ने का काम करता है, राइट। एंड क्योंकि वो दो सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो मिडल लैमेला हो गया, बीच में दो सेल्स के बीच में हो जाएगा। ठीक है। मिडल लैमेला मेनली कैल्शियम पेक्टेट से बनता है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम पेक्टेट भी रहता है। फ्रूट राइपनिंग के टाइम मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाता है, दो सेल्स के बीच का गैप बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट पका हुआ फ्रूट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। डिक्टियोसोम, जो हमारे अनस्टैक्ड सिस्टर्नी होती है गोल्जी बॉडीज की, उसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं, और ये प्लांट सेल्स के अंदर मिलती है। तो गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी इन प्लांट्स, क्योंकि वो अनस्टैक्ड रहती है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहती, अकेले अकेले प्रेजेंट रहेंगी। हेट्रोफैगोसोम, फैगोसोम होता है फूड वैक्यूल। तो सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम होता है, प्राइमरी लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेटेड नहीं होते। जब एक प्राइमरी लाइसोसोम किसी फूड वैक्यूल से जाकर फ्यूज करता है, तो इसके अंदर जो प्रोटोन पंप होता है वो लो पीएच मेंटेन करवा देता है बाय पंपिंग प्रोटॉन्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू लाइसोसोम। एंड जैसे ही लो पीएच मेंटेन होती है, एंजाइम एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल, मतलब अब प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम्स क्या हो चुके हैं? एक्टिवेटेड, और ये करेंगे डाइजेशन, तो इसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं या फिर हेट्रोफैगोसोम। ठीक है। फैगोसोम वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? फूड वैक्यूल के लिए। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया शो सिमिलैरिटी इन, आप सबको पता है एंडोसिम्बायोसिस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आज का क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक एरोबिक, सॉरी, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम से अराइज हुआ है, और आज का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक पुराने जमाने के एरोबिक बैक्टीरियम से अराइज हुआ है। तो इनमें और बैक्टीरिया में सिमिलैरिटी होती है, एज अ रिजल्ट इन दोनों में आपस में भी सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर जीसी कंटेंट ज्यादा होता है, ग्वानिन एंड साइटोसिन। क्यों होता है जीसी कंटेंट ज्यादा? क्योंकि बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशंस में रहना है, एंड सिंस बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशंस में रहना है, तो उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएनए की जरूरत है। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएनए कब मिलेगा? जब ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा होगा, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन आपस में कितने बॉन्ड बनाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड। तो जीसी कंटेंट ज्यादा होगा, एटी कंटेंट ज्यादा नहीं होता, ये गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ एटीएस राइबोसोम्स नहीं, इनमें 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे दोनों में ही, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। हमें सिमिलैरिटी बतानी है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो आपको पता है ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आप लोगों ने, मैंने लिखवाई भी और आपको पता भी है होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, मतलब जब हम बात करें एरोबिक पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, वो माइटोकॉन्ड्रिया शो करेगा। तो उसमें एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर के पास जाते हैं, डिटेल में इसे वहीं पढ़ेंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के। ठीक है। तो ईटीएस एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर के पास जा रहा है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। द सेम वे ईटीएस फोटोसिंथेसिस में भी कैरी आउट होती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होती है, और वहाँ क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में ईटीएस होता है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? ईटीएस। लाइट रिएक्शन में ईटीएस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ईटीएस हो रहा है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन चूज इनकरेक्ट मैच। ओके। क्लोरोप्लास्ट, थाइलेकोइड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थाइलेकोइड मिलते हैं। स्टैट में मिलेंगे तो ग्रैनम कहेंगे, और सिंगल सिंगल मिलेंगे तो हम इसे बोलेंगे स्ट्रोमल लैमेले, जो दो ग्रैनम को जोड़ने का काम करती है।
गोल्जी बॉडी के अंदर क्रिस्टी नहीं मिलती, गोल्जी बॉडीज के अंदर सिस्टर्नी मिलती है। क्रिस्टी किसके अंदर मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजोम्स मिलते हैं, एक्नोटेफन पार्टिकल कहते हैं इसे। इसे रैकर्स पार्टिकल भी कहते हैं, इसे एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, इसे फर्नांडिस मोरन पार्टिकल भी कहते हैं। और ये एटीपी सिंथेसाइज करने के काम आते हैं। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। सेंट्रियोल के अंदर 9+0 अरेंजमेंट हम पढ़ते हैं। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं और सेंटर में प्रॉक्सिमल रीजन में एक प्रोटीनेशियस हब होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडीज वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स? हायर प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में आपको पायरिनोइड्स नहीं मिलेंगे। ये पायरिनोइड्स के बारे में आप पढ़ोगे प्लांट किंगडम में। हायर प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में आपको थाइलेकोइड भी मिलेंगे। थाइलेकोइड स्टैक बनाकर ग्राना बनाएंगे। और थाइलेकोइड जिस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे स्ट्रोमा कहते हैं, जिसमें डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स होते हैं। डार्क रिएक्शन के एंजाइम मतलब शुगर बनाने वाले एंजाइम, मतलब ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम। शुगर या ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के एंजाइम होते हैं, जिसके अंदर आपको और भी चीजें मिलेंगी, जैसे कि 70S राइबोसोम मिलेगा, सिंगल सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, राइट। तो ये सब कुछ आपको स्ट्रोमा में मिलता है। जबकि पायरिनोइड जो है वो कुछ बॉडीज होती हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी में मिलती हैं, ग्रीन एल्गी के अंदर ज्यादातर देखी जाती है ये। तो ये आपको प्लांट किंगडम में सीखने को मिलेगा इसके बारे में, ठीक है। एनसीईआरटी ने लिखा है प्लांट किंगडम। एंजाइम फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स आर फाउंड। मैंने आपको बोला बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, डिटेल हम इसकी पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होना बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कहलाता है। फैटी एसिड का ब्रेकडाउन दो जगह होता है मेनली, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। माइटोकॉन्ड्रिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन करता है एंड पेरोक्सिसोम लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन करता है। तो आपके पास यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में दिया नहीं है, तो पेरोक्सिसोम राइट चॉइस हो जाएगी। ग्लाइयोक्सिसोम, मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम को ग्लाइयोक्सिसोम बोलते हैं। लार्जेस्ट माइक्रो बॉडी होती है, प्लांट और फंगस के अंदर मिलती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस शो करती है, जहाँ फैट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जर्मिनेटिंग कैस्टर सीड्स में बहुत ज्यादा मिलेगी। पेरोसोम सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं, इसे प्लांट के लाइजोसोम या ओलियोसोम भी कहा जाता है। ये एससीआर से अराइज होती है, फैट सिंथेसिस एंड स्टोरेज का काम करती है। लोमासोम्स जो होते हैं वो फंगस के अंदर मिलते हैं, और लोमासोम्स जो फंगस के अंदर मिल रहे हैं वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में मिलते हैं और सेल वॉल सिंथेसिस का काम करते हैं। सेल ऑर्गेनेली विद प्रॉपर्टी ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ था। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450, एक एंजाइम का नाम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आरईआर का काम क्या है बेटा? आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस कराने के अलावा और क्या करता है? ग्लाइकोसाइलेशन की शुरुआत कर देता है, हालांकि खत्म कहाँ जाकर होता है? गोल्गी बॉडीज में जाकर खत्म होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी कहाँ बनती है? आरईआर के अंदर ही बनती है, ठीक है। आरईआर जो है बाद में टीलोफेज के टाइम पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अराइज करता है। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं, डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। पेरोसोम्स जो होते हैं वो एससीआर से ओरिजिनेट होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में सारा कुछ बताया है। क्रोमोसोम फाउंड इन प्राइमरी oocyte न्यूक्लियाई ऑफ मैनी एनिमल्स। मैंने आपको दो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स बताए हैं, एक लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बताया है और एक हमने बात करी है जो बाल्बियानी रिंग्स वाले क्रोमोसोम्स थे, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर मिलते हैं, राइट। तो हमने जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स की बात करी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये ऊ साइट में देखने को मिलता है। ऊ साइट क्या करती है कि जो प्रोटीन उसे फर्टिलाइजेशन के बाद चाहिए होंगे उनको वो पहले ही सिंथेसाइज कर लेती है। और वो प्रोटीन्स बनाने के लिए उन प्रोटीन्स का पहले उसे एमआरएनए चाहिए होगा, और एमआरएनए बनाने के लिए उसे डीएनए को ओपन अप करना पड़ेगा। तो जो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है वो ओपन अप नहीं होता, वो एकदम कंडेंस्ड होता है, एकदम बंधा हुआ रहता है। तो जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं वो कुछ इस तरीके से अपीयर होंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम में क्या होगा कि जिस भी एरिया का डीएनए चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो एरिया ओपन अप हो जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट जो क्रोमोसोम की अपीयरेंस आएगी वो लैम्प क्लीनिंग ब्रश के जैसी अपीयरेंस आएगी। तो मैंने 2D पिक्चर बनाया है, इसको इमेजिन करो 3D में। तो लैम्प क्लीनिंग ब्रश के जैसे पिक्चर आएगी, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम हो जाएगा। फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, ठीक है। और ये कौन सी स्टेजेस में देखने को मिलती है? ये कौन सी स्टेजेस में देखने को मिलता है? ये डिप्लोटीन स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल? सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर में 9+0 अरेंजमेंट आप देखते हैं।
9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं, सेंटर में इसकी प्रोटीनेशियस हब होती है। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होता है तो 9 × 3 कितना हो गया बेटा? 27। तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रियोल के अंदर। ठीक है, कितने माइक्रोट्यूब्यूल? 27। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिगार्डेड एज एसिमेट्रिक बिकॉज, एक मेन रीजन इसका क्या है? कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस आउटर साइड में होती है, इनर साइड में नहीं होती। लेकिन दूसरा रीजन हम किसको दे सकते हैं? जैसे इसमें लिखा इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। लिपिड इन आउटर एंड इनर आर डिफरेंट, ये सही है, लिपिड बाहर और अंदर की तरफ अलग अलग होंगे। ठीक है। हैव परमिएजेस फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होने से उसकी एसिमेट्री का कोई रिलेशन नहीं है। प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स आर द आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड, बट इट इज नॉट अ लॉजिक फॉर इट। तो मेन लॉजिक तो वही है कि कार्बोहाइड्रेट बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और अंदर की तरफ नहीं होता। दूसरा लॉजिक ये भी है कि जो बाहर वाले हिस्से की तरफ जो लिपिड्स होते हैं और जो अंदर वाले हिस्से की तरफ लिपिड होते हैं उनके मॉलिक्यूलर नेचर में डिफरेंस होता है। ऐसे ही बाहर वाले हिस्से की तरफ जो प्रोटीन्स होते हैं और जो अंदर वाले हिस्से की तरफ प्रोटीन होते हैं उनके भी मॉलिक्यूलर नेचर में फर्क होता है। और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ बाहर ही मिलते हैं, अंदर की तरफ नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 25, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल इंक्लूड्स, ये तो बहुत बार आ गया क्वेश्चन, ईआर, गोल्गी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। कहें भाई, ये आंसर आ जाएगा। काइनेटोकोर्स किससे एसोसिएटेड होते हैं? काइनेटोकोर डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होती है, प्रोटीनेशियस होती है और ये सेंट्रोमियर पर मिलती है। और सेंट्रोमियर क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है और आउटर साइड ऑफ सेंट्रोमियर पर मिलेगी, तो आउटर पार्ट ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर। ठीक है। अब हमारे 26, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 पे आ जाते हैं। अब बेटा क्वेश्चन देखते हैं। 27 देखिए। Find the correct statement regarding RER. It provides enzymes for formation of lysosomes in Golgi complex. ठीक है, lysosomes के formation के लिए enzyme दे रहा है, सही है। It takes part in detoxification of chemicals with the help of cytochrome P450. Cytochrome P450 SER का function है, ये RER का नहीं है। It makes peroxisomes, नहीं, peroxisome इससे नहीं बनते। It forms spherosomes. स्पेरोसोम्स SER से बनते हैं, RER से नहीं बनते। स्पेरोसोम्स को प्लांट लाइसोसोम्स भी कहते हैं क्योंकि ये लाइसोसोमल एंजाइम्स कैरी करते हैं प्लांट के अंदर और सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं। ये फैट का सिंथेसिस एंड स्टोरेज करते हैं। तो अब हमारे पास ये भी गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है। RER के रिस्पेक्ट में एक ही चीज हो जाएगी कि RER जो है ना वो वाले एंजाइम्स बना रहा है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पैकेज होंगे फॉर लाइसोसोम्स। ओके। देन माइक्रोफिलामेंट्स आर अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट्स की तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं और यहाँ पर ऐसे दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ इंटरविंड रहती है। और ये जो स्ट्रैंड होती है वो किससे बनती है? एक्टिन प्रोटीन से बनती है, विच इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो माइक्रोफिलामेंट्स आर कॉन्ट्रेक्टाइल एंड सॉलिड फाइब्रिल्स। माइक्रोफिलामेंट का रोल क्या होता है? याद होगा आपको, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में आपको रोल बताया है। क्लीवेज फरो माइक्रोफिलामेंट्स की हेल्प से बन रहा है। तो हमने इसमें मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप भी पढ़ा था। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये सारे फंक्शन माइक्रोफिलामेंट्स के हो जाएंगे। सीलिया एंड फ्लैजुला इन यूकैरियोटिक सेल। सीलिया फ्लैजुला की बात चल रही है तो यूकैरियोटिक सेल में जो सीलिया फ्लैजुला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है और इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलती है। 9 पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं, 2 सेंट्रल सिंगलेट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर है सीलिया एंड फ्लैजुला इन यूकैरियोटिक सेल आर मोटाइल एट बेस, नहीं, फ्रंट से मोटाइल होते हैं, बेस से मोटाइल नहीं होते। आर मेड अप ऑफ 20 माइक्रोट्यूब्यूल। 9 डबलेट मतलब 18 हो गए बेटा, और 2 सिंगलेट मतलब 2 ऐड कर दो तो 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तो सही है। आर डिवोइड ऑफ मैट्रिक्स एंड फ्लैजुलर शीथ, नहीं, इसके बाहर एक फ्लैजुलर शीथ मिलती है जिसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं और इसके अंदर होता है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर होती है एक्सोनीम। तो ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। शो रोटेटरी मूवमेंट्स, रोटेटरी मूवमेंट्स आपको प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको अंड्यूलेशन देखने को मिलती है, ऐसे वेव लाइक मोशन देखने को मिलती है, तो ये भी गलत हो जाएगी। हमारी राइट चॉइस हो जाएगी ऑप्शन 2। हमारा अगला क्वेश्चन है यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन, तो यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S भी होता है और 80S भी होता है। 80S राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मिलता है और ER से अटैच भी रहता है और 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। देन चूज इन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्स।
माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल इज ओनली 0.3 माइक्रोन इन लेंथ वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोन, ये तो सही है। हीमोग्लोबिन एसोसिएटेड ह्यूमन सेल्स मतलब आरबीसी की बात हो रही है, आर अबाउट 7 माइक्रोन इन डायमीटर, ये भी ठीक है। द शेप ऑफ द सेल मे नॉट वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ये गलत हो जाएगा। शेप जो होती है उसके फंक्शन से रिलेटेड रहती है, एनसीईआरटी ने इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्प्लीफाई किया है विद सम पिक्चर्स। नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स, ठीक है, इनकरेक्ट आपसे पूछा था, ऑप्शन 3 राइट चॉइस हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड अ डेंस स्फेरिकल बॉडी इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्किड, ऑर्किड प्लांट के सेल्स में बताया था उन्होंने, और उसको न्यूक्लियस नाम दिया था 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। अगर सबसे बोले सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा किसने, एंटन वेन ल्यूवेनहॉफ ने, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। डिस्क्रिप्शन इसका रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स? माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन बट नॉट एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन मिलते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन मिलते हैं। अल्फा ट्यूबुलिन का एक सर्कल मिलेगा, देन बीटा ट्यूबुलिन का, देन अल्फा, देन बीटा, देन अल्फा, देन बीटा, इस तरीके से पूरा रॉड मिलता है हमारे पास। और ये जो रॉड मिलता है इसी को ही माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। और इसके अंदर हर सर्कल के अंदर 13 अल्फा और हर सर्कल के अंदर 13 बीटा मिलेंगे, तो 13 अल्फा 13 बीटा, 13 अल्फा 13 बीटा, इस तरीके से होंगे। तो हमारे पास ऐसे एक अल्फा का, फिर उसके ऊपर एक बीटा, फिर एक अल्फा, फिर एक बीटा, फिर एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा, इस तरीके से एक पूरा रॉड बनकर तैयार हो जाता है। और अगर इस रॉड को हम देखें ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइंस नजर आएंगी, और ये लाइंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट। हर प्रोटोफिलामेंट में अल्फा बीटा ऑल्टरनेट मैनर में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाए, सॉरी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने एक्टिन भी बोल दिया। एक्टिन माइक्रोफिलामेंट का पार्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल का पार्ट नहीं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू एनिमल सेल्स ओनली, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर ट्यूब लाइक ब्रांच सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन, ब्रांच नहीं आएगा, ब्रांचिंग नहीं होती इनके अंदर। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल शोज एरे ऑफ 13 रोज ऑफ सब यूनिट्स, मैंने आपको बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर ऐसे सर्कल, अगर आप ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो आपको इस तरीके से सर्कल दिखेंगे, और हर सर्कल के अंदर एक सर्कल तो आपको अल्फा ट्यूबुलिन का मिलेगा, फिर दूसरा बीटा का, फिर अल्फा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का, फिर बीटा का। ऐसे आप सर्कल के ऊपर सर्कल रखते चले जाओगे तो एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर जब आप इसे काट कर देख रहे हो ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो आपको 13 रोज दिखाई देंगी ऑफ सब यूनिट्स, एंड ये जो 13 रोज ऑफ सब यूनिट्स है इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट्स। तो 13 प्रोटोफिलामेंट्स दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन 4 आपका राइट चॉइस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम सेट इज रिगार्डेड एज। अगर हमें क्रोमोसोम्स के सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो क्रोमोसोम्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप। पता ही है आपको कि कितना क्रोमोसोम का साइज क्या है, टोटल क्रोमोसोम का नंबर क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन किधर है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है या नहीं, सैटेलाइट है या नहीं, पी आर्म क्या है, क्यू आर्म क्या है, उनका रेशियो क्या है, उनकी लेंथ क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली किधर सिचुएटेड है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या कहलाते हैं, कैरियोटाइप। तो वही बोला हुआ है कि सर्टन कैरेक्टर्स जो हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं। इसी चीज को अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इडियोग्राम वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। Which of the following cell organelle is closely associated with ER and helps in formation of plasma membrane during cytokinesis? ER से closely associated एक ही organelle है, Golgi bodies, and during cytokinesis जो plasma membrane के formation में भी help करती है, that is Golgi bodies, ठीक है। The ability of proteins to move laterally within the overall bilayer lipid molecules of membrane is measured as its fluidity. अभी डिस्कस किया है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के हिसाब से लिपिड प्रोवाइड्स द फ्लूइडिटी एंड प्रोटीन्स उसके अंदर स्टैक्ड रहते हैं पैचेस के अंदर, ठीक है। देन टर्म एर्गोसोम एक्सप्लेन्स, एर्गोसोम मैंने बताया था, पॉलीसोम का ही दूसरा नाम एर्गासोम होता है। एर्गासोम मतलब एक एमआरएनए, उसके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इसमें आ जाएगा एमआरएनए एसोसिएटेड विद ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्स्टिट्यूशन किसकी होती है, कार्टविल ऑर्गेनाइजेशन किसकी होती है, सेंट्रियोल की होती है, ठीक है। देन ईआर, ईआर को मैच करो, किससे मैच करोगे बेटा, ईआर, ईआर इज कॉन्टिन्यूस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने दिखाया आपको आर ई आर जो होता है वो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कॉन्टिनेशन में होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कॉन्टिनेशन में होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो साइटोकाइनेसिस में रोल प्ले करता है, तो फ्रेगमोप्लास्ट बनाएगा। फ्रेगमोप्लास्ट जब एक सेल साइटोकाइनेसिस होता है तो जो फ्रेगमोप्लास्ट बनता है जो बाद में सेल प्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, सेल प्लेट लेटर ऑन गोल्जी दो अलग अलग सेल वॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, इन बीच में मिडल लैमेला रहेगा। देन लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे एसिड फॉस्फेटेजेस। एसिड फॉस्फेटेजेस भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द लिपिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि लिपिड में पोलर हेड ग्रुप होते हैं और नॉन पोलर टेल्स होती हैं। पोलर हेड ग्रुप जो है वो चार्ज्ड होते हैं और नॉन पोलर टेल्स जो होती है वो हाइड्रोफोबिक फोबिक होती हैं और नॉन पोलर होती हैं। तो इसलिए इसे दोनों तरीके की पोलैरिटी, दोनों तरीके का नेचर होने की वजह से इसे एम्फीपैथिक कहा जाता है। प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एसिमेट्रिकली एंड शो फ्लिप फ्लॉप, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, फ्लिप फ्लॉप नहीं आएगा। Extrinsic proteins are also present towards cytoplasmic phase। हाँ, तो प्रोटीन्स चाहे एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक हो, वो दोनों तरफ ही प्रेजेंट होते हैं। इंट्रिंसिक तो खैर मेम्ब्रेन को ट्रैवर्स ही कर लेते हैं और एक्सट्रिंसिक दोनों तरफ ही प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए हमें 41st क्वेश्चन, नंबर 41st। राइबोसोम्स अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें पता है कि ईआर के जिस हिस्से पर राइबोसोम्स लगे होते हैं उसे ग्रैन्युलर ईआर कहते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन वो अटैचमेंट किससे होती है? वो 60s सब यूनिट से होती है। मतलब हमारे पास दो सब यूनिट होती है ना राइबोसोम के अंदर, 80s वाले में एक 60s होती है बेटा और एक क्या होती है? 40s। तो अगर आपको अटैचमेंट दिखानी है तो किससे दिखाओगे? 60s सब यूनिट से, 40s से नहीं। Which of the following is not a membrane-bound cell organelle present in the cell of mango plant? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है और जो कि मैंगो प्लांट की सेल में प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। नोट अ मेम्ब्रेन, अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है लेकिन मैंगो सेल में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, सेंट्रियोल तो वैसे ही प्लांट सेल में नहीं मिलेगा, मैंगो इज अ हायर प्लांट, इसमें तो नहीं मिलेगा। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है और ये प्रेजेंट होता है, तो नोट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है और ये प्रेजेंट भी है, तो राइबोसोम हमारी राइट चॉइस है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग? कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सही है, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स मतलब एक्टिन और मायोसिन मिलकर क्या बनाते हैं? एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनाते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ती है। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग जब कॉन्ट्रैक्शन करती है तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ पुल करती है, जिससे क्लीवेज फरो बनता है। तो माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, है तो ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर हाईली लेबाइल, ऐसा कुछ नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल्स लेबाइल नहीं है। मतलब अनस्टेबल कहना चाह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। न्यूक्लियर लेमिना इज द नेटवर्क ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स। हाँ, एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं और उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेमिन प्रोटीन, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स कंट्रोल ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स इन सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के अंदर जो माइक्रोफाइब्रिल किस तरीके से ओरिएंट होंगे वो माइक्रोट्यूब्यूल कंट्रोल करते हैं, ये भी ठीक है। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स डायरेक्टली पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज न्यूट्रल जो सॉल्यूट्स होते हैं क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं इसीलिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली पास कर लेते हैं। तो ये सही है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। Why concentration of number of ions and other material is higher in vacuole than cytoplasm? क्योंकि वैक्यूल की जो टोनोप्लास्ट होती है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट साइटोप्लाज्म से मटेरियल्स को अंदर अलाउ करती है। सो टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मिडिल लैमेला इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, ये तो सही है। सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, देयरफॉर सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड फर्स्ट, नहीं। सेल वॉल आउटर साइड में बनती है, पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है, प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे डिमिनिश हो जाती है,
सेकेंडरी सेल वॉल लेटर मेच्योरिटी में आएगी और वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बनेगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। मिडल लेमेला ग्लूज द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, बिल्कुल सही। कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम पैक्टेट नेबरिंग सेल्स को एक साथ जोड़ने का हेल्प करते हैं। सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए इट इज फ्रीली परमेबल, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती, और एक सेल को दूसरी सेल से इंटरेक्शन करने में भी हेल्प करती है, तो ये भी ठीक है। Transitional vesicles enclosing biochemical pinched off from ER fuse with, तो बोल रहे हैं कि ER से जो वेसिकल्स निकलती हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो किससे जाकर फ्यूज करती है, तो वो सिस या फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्जी बॉडी से जाकर फ्यूज करती है, जहां अंदर वो सिस्टर्ने के अंदर जाएंगे एंड देन उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होता है, ट्रांसफेज से वो बाहर निकल कर आता है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द quasi fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the lipid bilayer, ये तो हमने पढ़ लिया है। The central part of the proximal region of centriole is connected with peripheral triplets by radial spokes and these spokes are made up of, तो ये जो जितना भी हिस्सा है वो सारा कैसा होता है, प्रोटीनेशियस, तो ये प्रोटीन से बना होता है। हब भी प्रोटीनेशियस होती है जो कि प्रॉक्सिमल रीजन में प्रेजेंट होती है, माइक्रोट्यूब्यूल भी प्रोटीनेशियस है, और उसके बाद जो रेडियल स्पोक्स हैं वो भी प्रोटीनेशियस। सेल थियरी जो स्लीडन एंड स्क्वान ने दी थी, स्लीडन कौन थे या श्लीडन कौन थे, वो बॉटनिस्ट थे, श्वान जूलॉजिस्ट थे। हालांकि श्वान ने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों पर काम किया, श्लीडन ने सिर्फ प्लांट सेल पर काम किया, और उन्होंने मिलकर सेल थ्योरी प्रपोज करी 1839 में, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जितने भी सेल्स है वो बेसिक स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म वाइज सेम है, ये ठीक है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो ये जो है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने बताया था, रुडोल्फ विर्को ने 1855 में। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, तो ये श्लीडन एंड श्वान का कंट्रीब्यूशन नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। The function of an organism is an outcome of activities and interaction of its constituent cells, ठीक है। एक एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस जो होते हैं वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल से ही डिफाइन होते हैं, तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कर लिया है। अब हम ये लास्ट पेज कर रहे हैं इस वीडियो के लिए। ज्यादातर चीज हमने डिस्कस कर लिया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात हो रही है, बताया था माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक बैक्टीरियम से अराइज हुआ है, तो उसके अंदर जो डीएनए है वो भी एरोबिक बैक्टीरियम का ही डीएनए है। बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशंस में रहते हैं, उनका डीएनए यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टू सर्वाइव, तो इनके डीएनए में ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स मिलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड्स होने के लिए ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा होना चाहिए, तो विद हाई जीसी कंटेंट इसका आंसर आ जाएगा। सीलिया एंड फ्लैजुला रिजेंबल्स एज बोथ, सीलिया और फ्लैजुला दोनों एक दूसरे से क्यों रिजेंबल करते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर 9+2 अरेंजमेंट होती है, 9+0 अरेंजमेंट नहीं होती। दोनों में बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर 9+0 अरेंजमेंट होती है। दोनों का सिमिलर साइज नहीं होता, फ्लैजुला का साइज बड़ा होता है, सीलिया का साइज छोटा होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। हैव 10 ट्रिपलेट्स ऑफ फाइब्रिल, नहीं, डबलेट्स होते हैं इनमें, और 9 पेरिफेरल डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। राइट चॉइस हो जाएगा, दोनों में बेसल बॉडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन अ क्रोमोसोम कैन बी यूज्ड एज अ मार्कर, तो कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो सैटेलाइट की फॉर्म में हमें नजर आता है, तो उन्हें सैट क्रोमोसोम कहते हैं। ह्यूमन सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 सैट क्रोमोसोम है, तो सैटेलाइट एक मार्कर का काम कर रहा है। टीलोमेयर जो होते हैं वो सीलिंग एंड्स होते हैं, और ये नॉन स्टिकी होते हैं, ये ग्वानिन रिच होते हैं, और इनके रेप्लिकेशन के लिए एक स्पेशल एंजाइम यूज होता है जिसे हम कहते हैं टीलोमेरेज। ओवर द टाइम इस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, एज अ रिजल्ट फॉल्टी क्रोमोसोम आपको दिखाई देते हैं। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, हर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, और ये जो काइनेटोकोर है ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स को स्पिंडल पर अटैच होने में हेल्प करता है, तो हमारा राइट चॉइस हो जाएगा इस क्वेश्चन का सैटेलाइट। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स बिलोंग टू द क्लास हाइड्रोलेजेस से बिलोंग करते हैं, एंड एसिडिक कंडीशन इनसाइड द लाइसोसोम इज मेंटेन बाय प्रोटोन पंप, pH 5 या उसके नीचे का एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है, तो हाइड्रोलेजेस एंड पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स आंसर हो जाएगा। नेकेड डीएनए इज फाउंड इन,
तो नेकेड डीएनए किसमें मिलेगा? सारे प्लास्टिड में मिलेगा, चाहे ल्यूकोप्लास्ट की बात करो, चाहे क्लोरोप्लास्ट की बात करो, चाहे क्रोमोप्लास्ट की बात करो, तीनों में आपको डीएनए मिलेगा. The endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. ये तो क्वेश्चन कम से कम 60 बार कर लिया हमने. The outer as well as inner membrane of mitochondria. Outer membrane जो होती है वो फुली परमेबल होती है, इनर फुली परमेबल नहीं होती क्योंकि उसमें कार्डियोलिपिन ज्यादा होते हैं. और इनर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रिस्टी प्रेजेंट होता है. तो इसमें बोल रहा है कि दोनों में क्या चीज कॉमन है? कॉमन नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स टुवर्ड्स द मैट्रिक्स. इनफोल्डिंग सिर्फ इनर मेम्ब्रेन बनाएगी, दोनों नहीं बनाती. बोथ हैव सिमिलर अमाउंट ऑफ कार्डियोलिपिन, नहीं, अंदर वाली में कार्डियोलिपिन ज्यादा होता है, इसलिए वो फ्रीली परमेबल नहीं होती. हैव मोर लिपिड्स देन प्रोटीन्स. तो ये भी नहीं सही है कि दोनों में लिपिड ज्यादा होंगे और प्रोटीन कम होंगे. हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम. तो एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों के अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं. What will be the ratio of number of microtubules in peripheral and central part of axoneme in a eukaryotic flagellum? आपको पता है कि पेरिफेरल में 9 डबलेट है. 9 डबलेट का मतलब कितना हुआ? 18 माइक्रोट्यूब्यूल. सेंटर में 2 सिंगलेट है, तो 18:2 मतलब 9:1 आंसर आ जाएगा. Select the incorrect statement with respect to Golgi apparatus. The cis and trans phase of the organelle are similar. नहीं, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया. cis और trans phase dissimilar होते हैं, बट दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो ये स्टेटमेंट यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा सिमिलर गलत लिखा है. द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस. तो कॉन्वेक्स कॉनकेव हम बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट होती है, मतलब एक ही सेंटर है, न्यूक्लियस को सेंटर मान लो और उसके अराउंड ये अरेंज्ड है. It remains in close association with the endoplasmic reticulum. ये भी ठीक है. The ER vesicle fuse with the cis phase. ER से आने वाली वेसिकल cis phase of the Golgi के साथ फ्यूज होती है. तो एक ही स्टेटमेंट हमारी गलत. Which of the following sequence is correct with respect to size? यूकैरियोटिक सेल सबसे बड़ी होगी, वायरसेस सबसे छोटे होंगे. यूकैरियोटिक सेल सबसे बड़ी, वायरसेस सबसे छोटे. वायरस से बड़ा होगा PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, which is nothing but mycoplasma. Then बाकी बैक्टीरिया and then यूकैरियोटिक सेल. ये राइट चॉइस हो जाएगी. Which of the following organelle is not associated with endomembrane system? फिर से क्वेश्चन आ गया. ER, गोल्गी, वैक्यूल, ठीक है. ग्लाइओक्सिसोम्स क्या होते हैं? माइक्रो बॉडीज होती हैं. इनको लार्जेस्ट माइक्रो बॉडी भी कहा जाता है. ये पेरोक्सिसोम से मॉडिफाई होकर बनी है, प्लांट और फंगस के अंदर मिलेंगी. ग्लूकोन्यूजेनेसिस शो करती हैं. कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है फैट का, और ये कैस्टर जैसे जर्मिनेटिंग सीड्स में ज्यादा मिलती है. फाइंड द इनकरेक्ट मैच. स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, अल्यूरोप्लास्ट, ये तो सही है. जीनोबायोटिक डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ड्रग्स वाला डिटॉक्सिफिकेशन, ये SER करता है, RER नहीं करता. डाइजेस्टिव वैक्यूल्स हेट्रोफेगोसोम. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है. सही है. डाइजेस्टिव वैक्यूल्स किसको बोल रहे हैं? हेट्रोफेगोसोम. तो जो खाना खाने के काम आते हैं, लाइसोसोम में ही तो डाइजेशन होता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस अभी बताया, ग्लाइओक्सिसोम शो करता है. तो 3 स्टेटमेंट ठीक है, एक इनकरेक्ट हो जाएगी. बोथ सीलियम एंड फ्लैजुलम अराइज फ्रॉम द पार्ट व्हिच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू. सीलिया और फ्लैजुला दोनों ही बेसल बॉडी से अराइज होते हैं, और बेसल बॉडी खुद किससे अराइज होती है? सेंट्रियोल से अराइज होती है. सेंट्रियोल के अंदर भी 9+0 अरेंजमेंट, और बेसल बॉडी में भी क्या मिलेगा? 9+0 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा. तो ये हुआ आपका पार्ट 1 रिवीजन का. आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो और आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. इसके अभी 60 क्वेश्चंस और रहते हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में डालूंगी. तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा भी वीडियो वॉच करना है. आई एम नॉट टेलिंग दिस फॉर माई व्यूज. अगर आपको देखने को आप देखते भी होगे तो चैनल को मैं कभी अपने चैनल को प्रमोट ही नहीं करती. इट्स जस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको क्लास में समझ नहीं आ रहा, जिनको थोड़ी एडिशनल हेल्प की भी जरूरत है. क्लास में समझ आ रहा है लेकिन एक एडिशनल हेल्प की जरूरत है, सबको उन्हीं के लिए. तो प्लीज इनको रिवाइज करो. मीनवाइल मैं आपको सेकंड लेक्चर और शूट कर लेती हूँ. ओके, बाय बाय, टेक केयर. एंड प्लीज डू कमेंट आपके अगर 63 on 63 करेक्ट हो. आई जस्ट वांट टू नो द नेम्स.